प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए डीएड एवं बीएड दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इकाई योजना एवं पाठ्य योजना के पहले कंटेंट जो इकाई योजना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और डीएड और बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये प्रश्न आता रहता है। तो सबसे पहले है इकाई योजना, यूनिट प्लानिंग। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इकाई योजना होती क्या है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में खेत का पार्टीशन करता है, यानी उसमें क्यारियाँ बनाता है, तो उन क्यारियों को बनाने का उसका एक मकसद होता है कि जब वह उसमें कोई खरपतवारों को निकालने का काम करेगा, कटाई करेगा, तो उस समय उसे उस काम को करने में छोटे छोटे पार्टों में बटे होने की वजह से असुविधा नहीं होती है, सुविधा होती है और आसानी से उस काम को कर पाता है। और साथ में जब उसको पानी लगाना हो तो उस स्थिति में भी वो पानी लगाने में उसको सहजता होती है। तो उसी प्रकार हमारा जो शिक्षण है, हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें हमारा जो सिलेबस होता है एक विशेष कक्षा के लिए, विशेष विषय के लिए, उस सिलेबस को हम अपनी सुविधानुसार बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उसको कुछ पार्ट्स में पार्टीशन कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। उसी को हम इकाई योजना या यूनिट प्लान के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सन 1926 में एक शिक्षा विधि हेनरी मैरिसन ने इकाई योजना को परिभाषित किया था। यानी उन्होंने उसकी परिभाषा दी थी कि जो इकाई योजना है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो जो इकाई योजना है उसका जो अर्थ है उसके बारे में हम जानेंगे। हम इकाई योजना का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूनिट प्लानिंग, यानी जो इकाई योजना है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक सिद्धांतों के आधार पर पूर्व चिंतन आधारित शिक्षण अधिगम योजना को 2 से 7 कालांशों तक प्रयोग में लाया जा सके, इसे एक इकाई योजना कहते हैं। यानी हम इसको इकाई योजना के नाम से जानते हैं। अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए। तो देखो, व्यवहार में परिवर्तन हमारी जो साइकोलॉजी है उसमें भी पढ़ा हुआ। जो शिक्षा है उसका मतलब ही व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यानी यदि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब वह अधिगम कर रहा है। भले हम इस इकाई योजना की बात करते हैं, यदि कोई विद्यार्थी इकाई योजना से परिचित नहीं है तो हम उससे प्रश्न पूछेंगे इकाई योजना के बारे में क्या जानते हो, तो उसका अलग जवाब होगा। जब हम उसको पढ़ा देंगे तो चूंकि वह इसको समझ गया है तो उसका जवाब फिर अलग होगा, यानी उसका व्यवहार बदल गया है। तो अपेक्षित परिवर्तन यानी उसके व्यवहार में अपेक्षित, यानी हम आशा करते हैं कि हम इस टॉपिक को कराने के बाद उसमें इस व्यवहार के बदलाव को अपेक्षित किया गया है। उसे लाने के लिए शैक्षिक सिद्धांतों के आधार पर, यानी जो शैक्षिक सिद्धांत हैं, हमारे शैक्षिक सिद्धांत हैं कि हम किस प्रकार से बच्चों को अपनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका अधिगम करा रहे हैं, किस प्रकार से वो लर्निंग कर रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूर्व चिंतन आधारित। पूर्व चिंतन का मतलब है कि हम जब बच्चों को कुछ बताने जा रहे हैं तो बताने से पहले हम उसकी योजना बना रहे हैं, तो उस पर पूर्व चिंतन करते हैं हम कैसे बताएंगे, हमारा जो सिलेबस है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, किस टॉपिक को कितना समय देना है। पूर्व चिंतन आधारित शिक्षण अधिगम योजना, हम फिर उसकी एक योजना बनाते हैं शिक्षण अधिगम की। बच्चों को अधिगम देने के लिए, उनको लर्निंग पावर को बढ़ाने के लिए 2 से 7 कालांशों तक प्रयोग में लाया जा सके। 2 से 7 कालांश का मतलब है कि हम उसको 2 कालांश का मतलब एक अवधि, 2 कालांशों में या 7 कालांशों में, यानी इनके बीच में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, या थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं, लाया जा सके। इस इसी को हम इकाई योजना के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ इकाई योजना का जो अर्थ है वो आपकी समझ में आ गया होगा और जब भी प्रश्न आएगा तो आप उसको हल कर पाओगे। अब आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं कि स्मिथ जो थे उन्होंने इकाई योजना को फिर 3 भागों में विभाजित कर दिया।
सबसे पहले है प्राविधिक योजना। प्राविधिक योजना का मतलब है कि हम इसमें प्रमाणीकृत आयाम को लेते हैं कि जो भी हम योजना बना रहे हैं उस योजना का प्रमाप यानी किन तकनीकियों के आधार पर हम उसको करेंगे तो उसका इस प्रकार से प्रमाप किया जाए। आलोचनात्मक योजना। आलोचनात्मक योजना का मतलब है कि हम बच्चे को कुशलता देना चाह रहे हैं, उसको कुशल बनाना चाह रहे हैं, यानी उसके कौशलों का विकास करना। कौशल का विकास से तात्पर्य यह है कि बच्चे को जो भी बताया जाए वह उसको लर्न करे, रटे नहीं, उसको समझे। यदि समझेगा तो कुशलताएँ आएंगी और वह उस समझे हुए शिक्षण बिंदु को अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग ला सकता है। दूसरा है मानक योजना। इसमें हम नीति संस्थापित करते हैं, यानी एक मानक निर्धारित करते हैं कि हमारी जो इकाई योजना है उसका क्या मानक होना चाहिए। हम कितनी बड़ी योजना बना, जो इकाई योजना है उसको कितने बड़ा कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो। तो इसको एक त्रिभुज के द्वारा दिखाया गया है। इसका भी एक उद्देश्य है कि ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। एक क्लोज डायग्राम बनाया गया है, यानी ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है, यानी एक दूसरे की पूरक है। तो हमने अभी जो इकाई योजना है उसका अर्थ जाना और उसके प्रकार हैं उनको जाना है। आगे अब हम जो हमारा थोड़ा सा और अगला बिंदु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थी आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका जो दूसरा बिंदु है वह है इकाई योजना की परिभाषा। जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, स्पेशल हमारी जो DED BED है उसमें या कोई भी कोर्स हो, उनमें जो भी कंटेंट हम करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं। उन परिभाषाओं को याद करना जरूरी है। यदि हम उत्तर परिभाषाओं के साथ लिखेंगे तो हमारी जो मार्किंग है उसमें प्रभाव पड़ेगा, जो एग्जामिनर हैं उसको अधिक मार्क्स देंगे। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनमें से आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से याद कर लेनी है। मैं एक परिभाषा के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो क्या है प्रश्न, एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समयावधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है। यानी जो इकाई योजना है वो प्रश्न के अनुसार एक इकाई संबंधित, यानी जो इकाई है वो संबंधित विषय वस्तु का, जिस भी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, विज्ञान की भी कोई सी शाखा हो, विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा, यानी जो जिस विद्यार्थी को हम पढ़ाएंगे उसके द्वारा एक निश्चित समय अवधि में, यानी जो इकाई हम बनाएंगे उसकी एक निश्चित समय अवधि भी होगी कि हम उसको 10 घंटे में पूरा कराएंगे, 20 घंटे में, 15 में, जितने भी कराएंगे, में आत्मसात किया जाने वाला भाग है। आत्मसात अर्थात वह उसको आसानी से समझ पाएगा। यदि हम किसी चीज़ को बड़े रूप में प्रस्तुत करेंगे और सभी बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे तो फिर हमारा जो शिक्षण है वह कारगर नहीं हो पाएगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इकाई योजना बनाई जाती है। किए जाने वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, इकाई योजना कहते हैं। अब है आगे जो बिंदु है, एक अच्छी इकाई योजना की विशेषताएं। यानी इकाई योजना तो बहुत सारी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। किसी का काम प्रभावशाली होता है और किसी का प्रभावशाली नहीं होता है। हम अलग अलग फील्डों में देख सकते हैं कि एक ही प्रकार का व्यवसाय दो व्यक्ति प्रारंभ करते हैं, एक बहुत आगे निकल जाता है और एक वहीं रह जाता है, या फिर ये कहेंगे बंदी कर देता है। तो उसमें अंतर होता है योजनाओं में, कि योजना जो बनाई गई थी हमने हमारा जो सामाजिक परिदृश्य है उसके अनुसार बनाई है या फिर उससे हटकर बनाई है, समय की मांग है उसको ध्यान में रखा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर यदि हम हमारी इकाई योजना को हमारे शिक्षण पर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ हैं, शिक्षण के सिद्धांत हैं, हमारा समाज है, उन सभी बातों को ध्यान में यदि रखकर बनाएंगे तो हमारी जो इकाई योजना है वह सफल होगी अर्थात हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वह है उद्देश्य स्पष्ट तथा परिभाषित हो। यानी हमारी इकाई योजना का जो हम उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारा एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य अपने सही आयाम पर नहीं पहुंच सकता। आपने और भी पहले इस प्रकार की शब्दावली सुनी होगी कि बिना उद्देश्य के हम
हमारे विद्यार्थी या अध्यापक उस नाव की तरह है जिसका कोई खेने वाला न हो, अर्थात वह समुद्र की लहरों में कहाँ जाएगी, किनारे पर लगेगी या नहीं लगेगी, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो, उसमें कोई भ्रम न हो, क्योंकि भ्रम जो होता है वह हमारे उद्देश्यों को सफल नहीं होने देगा। तथा उसकी परिभाषा भी हो, एक उचित परिभाषा हो, सही तरीके से परिभाषित किया गया हो, सुपरिभाषित हो। आगे उप इकाइयों में विभाजन संभावित, इट मीन्स उसकी जो हमने इकाई योजना बनाई है उसको और खंडों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम विज्ञान के बारे में बात करें तो प्रकाश का जो उपविषय है उसको ले रहे हैं हम, तो प्रकाश में अब हम उसके भाग कैसे करें। एक भाग में हम प्रकाश की परिभाषाएं रख लें, उसको समझा रहे हैं। आगे जाकर फिर हम एक भाग में उसकी जो दर्पण से संबंधित सभी घटनाओं परिघटनाओं को दर्शाएंगे। उससे अगले में फिर हम जो उसके लेंस हैं उसके बारे में बताएंगे। अपवर्तन है, परावर्तन है, इन चीज़ों को अलग अलग हम रख के उसकी उप इकाइयाँ बना सकते हैं। तो संभावित जो इकाइयाँ हैं उनमें उसका विभाजन होना चाहिए। संगठन विशिष्ट होना चाहिए। संगठन विशिष्ट का मतलब है कि एक इकाई में हम एक कंटेंट को ही शामिल करें, एक इकाई में हम दो कंटेंट को शामिल ना करें, और जो कंटेंट हमने लिया है वह हमारी इकाई में एक निश्चित समय अवधि में पूरा होना चाहिए, उस हिसाब से हम उसको लें। इसी आधार पर यहाँ पर उप इकाइयाँ बनाने को कहा गया कि एक हमने कंटेंट ले लिया, वो ज़्यादा बढ़ा है तब हम उसकी उप इकाइयाँ बनाएंगे। तो हमारा जो संगठन है विशिष्ट हो। जैसे प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के बारे में ही बात करेंगे। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा के बारे में, विद्युत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सिर्फ विद्युत से संबंधित ही कंटेंट हम उस यूनिट में रखेंगे, उससे हटकर कुछ भी नहीं लेंगे। अगला बिंदु है छात्रों को कार्य करने का पर्याप्त अवसर दे। ऐसी योजना हो हमारी, ऐसी इकाई योजना बननी चाहिए कि वह छात्रों को पर्याप्त अवसर दे कि वह उस पर काम कर सके। जैसे कोई प्रयोग करना है तो वो कर सके, या स्वाध्याय कर सके। यदि रुचि होगी, रुचि तभी होगी जो वह है आसानी से समझ पाएंगे। आगे फिर इसी में दिया है कि मूक दर्शक की स्थिति में बैठे न रहें। कौन? विद्यार्थी। जो विद्यार्थी हैं ऐसी योजना होनी चाहिए कि कार्य का अवसर मिले, ऐसा ना हो कि वह मात्र एक मूक दर्शक ही बनकर बैठे रहें। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अगला बिंदु है छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं का आदर किया जाए। यानी हमारे क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं उनका मानसिक स्तर प्रत्येक का अलग अलग है। सभी प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में यूनिक होता है। उसका मानसिक स्तर, उसके समझने की विधियाँ सभी अलग अलग होती है। वैसे हमारी जो कक्षा होता है उसमें हम विद्यार्थियों को दो वर्गों में बांटते हैं, विशिष्ट और सामान्य। सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे। सामान्य बच्चे कभी भी हमारे क्लासरूम को समस्या उत्पन्न नहीं करते। विशिष्ट बच्चे हैं, उनके द्वारा हमारा जो क्लासरूम है वो विशिष्टता की वजह से कई बार डिस्टर्ब होता है। तो जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनमें से दो भाग किए गए हैं। एक भाग है मंदबुद्धि बच्चे, यानी जो सामान्य से निचले स्तर के होते हैं। उन्हें समझाने में हमें अपनी बातों को उनके सामने रखने में काफ़ी समय लेना पड़ता है। और एक बच्चे वो होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, यानी जिनको बातों को समझाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता। तो उन व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही हम अपनी इकाई योजना का निर्माण करें कि वह सामान्य बच्चों के लिए भी, विशेष बच्चों में, उन दोनों प्रकार के बच्चों के लिए भी एक उपयुक्त कार्यनीति तैयार की जा सके। अगला बिंदु है फील्ड ट्रिप, पर्यटन, प्रायोगिक कार्य आदि का समावेश। यानी हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में अगला जो हमारा बिंदु है फील्ड ट्रिप, पर्यटन, प्रायोगिक कार्य आदि का समावेश। यानी हमारी जो इकाई योजना है उसमें हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाएं। हमारे जो उपविषय के जिस भी उपविषय के बारे में बात करें उससे संबंधित स्थानों पर हम उनको फील्ड ट्रिप पर ले जा सकते हैं, टूर पर ले जा सकते हैं। पर्यटन, प्रायोगिक कार्य, यानी उसी से संबंधित हम उनको प्रयोग भी कराएं। उचित समावेश होना चाहिए, यानी यह हमारी जो इकाई योजना है उसमें इसको हम सम्मिलित करें, तभी हमारी इकाई योजना एक कारगर योजना कहलाएगी। सहायक सामग्री की विविधता का समावेश, यानी जो सहायक सामग्री हमने उसमें प्रयोग करनी है
उस सहायक सामग्री का हमें ध्यान रखना है कि इस इकाई योजना में अमुक अमुक इकाई योजनाओं में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का हमें प्रयोग करना है। चार्ट, मॉडल भी किस प्रकार के हों, तो उन बातों को भी हम ध्यान में रखकर अपनी इकाई योजना को एक अच्छी इकाई योजना में बदल सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपने जो इकाई योजना है उस इकाई योजना से संबंधित सभी प्रकार के बिंदुओं को समझ लिया होगा। इसका जो अगला भाग है हम अगले वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।